बाबरी मस्जिद का फैसला एक नाइंसाफ़ी की तारीख है। बाबरी मस्जिद का मामला खत्म नहीं हुआ है, मथुरा का शुरू हो गया। काशी के बारे में वो लोग तज़किरा कर रहे हैं, ताजमहल का नाम ले रहे हैं। ये सब दिन के उजाले में जिस तरीके से एक चोर ये बोलता है कि मुझे चोरी करते हुए किन लोगों ने देखा है, जबकि उनको हजारों लोगों ने देखा है, उसके बावजूद वो उसका इनकार करता है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते एक साल पहले 9 नवंबर की तारीख और कल 9 नवंबर है और 9 नवंबर की तारीख इसलिए हमेशा याद की जाएगी क्योंकि बाबरी मस्जिद के साथ जो नाइंसाफी दुनिया ने देखी और दुनिया में तमाम तस्वीरें इसकी सामने आई और जजमेंट देने वाले आज कहां बैठे हैं, इन सब को देखा है, इन सब को जाना है। पर इसके बावजूद कई सारे सवाल ऐसे उठते हैं जिसके बारे में बात की जानी चाहिए और इन्हीं सब तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती हनीफ अहरार कासमी साहब, जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि कल बाबरी मस्जिद की वर्डिक्ट आई थी एक साल पहले 2019 में, 2020 आ चुका है। इस बीते एक साल में क्या कुछ बदला है और कैसे कदम उठाए जा सकते थे जो जजमेंट आया है? सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और पल न्यूज़ ने हमेशा हर मौके पर हर मसले को बर वक्त उठाया है, इसके लिए हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बाबरी मस्जिद का फैसला एक नाइंसाफ़ी की तारीख है। पूरी दुनिया के अंदर तमाम लोगों ने देखा है बाबरी मस्जिद के मसाइल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके अंदर उन्होंने पॉइंट रिकॉर्ड किया है कि 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, वहाँ कोई मंदिर नहीं था। दूसरी बात, बाबरी मस्जिद के अंदर 22 दिसंबर को 1949 दिसंबर को मूर्ति ज़बरदस्ती रखी गई, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है। इसी के साथ 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को आरएसएस और संघ परिवार के गुंडों ने ज़बरदस्ती बाय फोर्स जाकर के शहीद कर दिया, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कबूल किया है और ये सारी दुनिया के सामने हुआ। इन सब को मंजूर करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो यकीनन एक फैसले का मजाक था, वो फैसला नहीं था। और असल में हम देखेंगे तो जिस जज ने फैसला दिया है वो आज पार्लियामेंट में पहुंचा है, इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे कौन सी ताकत कार फरमा थी और है। एक दूसरी बात, ये जब फैसला आया तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि इस फैसले के बाद सारे मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन असल मुद्दा बाबरी मस्जिद या मंदिर का मसला नहीं है। असल मुद्दा आरएसएस और संघ परिवार को एक सियासी एजेंडा चाहिए और वो सियासी एजेंडा आज के लिए नहीं, उनको कुर्सी पर बैठे रहने के लिए हमेशा चाहिए। इसलिए वो किसी न किसी मसले को गर्म करके वो अपना सियासी एजेंडा जारी रखते हैं और जारी रखने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी बाबरी मस्जिद का मामला खत्म नहीं हुआ है, मथुरा का शुरू हो गया। काशी के बारे में वो लोग तज़किरा कर रहे हैं, ताजमहल का नाम ले रहे हैं। ये सब दिन के उजाले में जिस तरीके से एक चोर ये बोलता है कि मुझे चोरी करते हुए किन लोगों ने देखा है, जबकि उनको हजारों लोगों ने देखा है, उसके बावजूद वो उसका इनकार करता है। इस तरह की सूरत हाल आज हमारे मुल्क की अदालतों का हो गया है। इसलिए हमें इन फैसले से बिल्कुल भी सहमति नहीं है, हम इस फैसले की हिमायत नहीं करते हैं, हम इस फैसले के खिलाफ हैं। दूसरी बात, हम ये गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जिस जज ने या जिस तरह के ये जजमेंट किए गए हैं इसके ऊपर नजरसानी करे, ताकि आलमी दुनिया के अंदर खास तौर से हिंदुस्तानी अदालत का जो मजाक उड़ाया गया और उड़ाया जा रहा है वो खत्म हो सके और हिंदुस्तान के जो 125 करोड़ शहरी हैं, इन लोगों का जो एतमाद अदालतों के ऊपर से कमजोर हुआ है, उस एतमाद को हम फिर से बहाल कर सकें। इसी के साथ ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने उस वक्त भी जब ये केस चल रहा था और उस वक्त भी जब फैसला किया गया और आज भी ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का यही नजरिया है, मतमहे नजर है कि ये फैसला एक गैर मुनसिफाना फैसला है और हुकूमत के दबाव में दिया गया एक फैसला है। इसलिए हम इस फैसले को जो शवाहिद, दलाइल और दस्तावेजात के खिलाफ है मंजूर नहीं करते हैं। जी मुफ्ती कासमी साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि लगातार जो सवाल उठे
और मीडिया के जरिए तमाम नेताओं द्वारा ये बता दिया गया कि मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दे दी गई, वो अपनी मस्जिद बना लेंगे और इसमें वो खुश हैं। मुसलमानों ने ये फैसला मान लिया है। पर कुछ ताकतें ऐसी हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहती हैं, जो मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगा रही हैं। क्या जो जजमेंट सामने आई, उस जजमेंट के बाद आपको लगता है कि जो आम नागरिक होगा, क्योंकि इससे पहले अगर इस जजमेंट की बात की जाए, अभी 2 महीने पहले एक जजमेंट इलाहाबाद कोर्ट में देखा गया कि जो आरोपी थे उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और ये कह दिया गया कि वो उसमें दोषी ही नहीं थे। क्या आम नागरिकों का अदालतों पर भरोसा रह जाएगा ऐसे? इसमें 2 बातें हमको जहन में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हम फरीक जिसको समझ रहे हैं बाबरी मस्जिद के, जो लोग 5 एकड़ जमीन पर राजी हो गए हैं, असल में वो हकीकत में फरीक नहीं है। असल फरीक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है, और इन दोनों का फैसला एक ही था कि हमको बदल नहीं चाहिए। बाबरी मस्जिद और वक्फ की जमीन जो एक मरतबा मस्जिद बन जाती है और वक्फ कर दिया जाता है, वो कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, वक्फ ही रहेगा, उसकी हैसियत को तब्दील नहीं किया जा सकता और उसको मुंतकिल भी नहीं किया जा सकता है। आज भी मसला वही है और पूरी दुनिया के मुफ्तियान किराम का फतवा भी इसी के ऊपर है। दूसरी बात, ये जो सीबीआई कोर्ट ने, दिल्ली के सीबीआई कोर्ट ने मुजरिमों को रिहा किया है, यकीनन ये एक मजे का खेज है और इसको हम मजे का खेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अवाम को एक बेवकूफ बनाने का एक प्लान था। अगर ये बेवकूफ बनाने का प्लान नहीं होता तो पहले बाबरी मस्जिद के शहादत के जो मुजरिमीन हैं, पहले उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता, मुजरिमों को पहले सजा दी जाती, बाबरी मस्जिद उस जगह बनाई जाती, बनाए जाने के बाद हक मिल्कियत का मुकदमा था तो मुकदमा लड़ा जाता, फिर जिसकी जीत होती उसके हवाले किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो कानूनी तौर पर भी इस मुकदमे को सही तौर पर जो अदालत के लोग हैं, इन लोगों ने, और जो गवर्नमेंट के लोग हैं, इन्होंने हैंडल नहीं किया। जहां तक बात है 5 एकड़ जमीन की, वो कभी भी मुस्लिम फरीक ने कबूल नहीं किया और आज भी कबूल नहीं किया है। और जो लोग कबूल करने वाले हैं, हम ये समझते हैं कि ये लोग कहीं न कहीं किसी दबाव के अंदर पड़ करके इस तरह की बातें किए हैं, हकीकत में वो मसला नहीं है। जी मुफ्ती कासमी साहब, इसी के साथ मेरा एक और सवाल जहन में आता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट की ही बात की जाए जो कि आज से 1 साल पहले आया था, उस जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा कि जो दावा किया जा रहा था, इतने सालों से झूठ बोला जा रहा था कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, इसमें क्लियर कर दिया कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। बट लगातार ये दुष्प्रचार किया जा रहा है और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और अब काशी मथुरा का जैसे आपने जिक्र किया, अब काशी मथुरा के बारे में भी ऐसी ही अफवाह फैलाई जा रही है कि जबरन उन लोगों ने मस्जिद बनाई, वहां पर वो मंदिर था बल्कि। तो जो अंधभक्ति और जो एक सांप्रदायिक माहौल मंदिर मस्जिद के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ एक जो साजिश रची जा रही है, क्योंकि इसमें सरकारें शामिल हैं, इसमें मीडिया शामिल है, तो ऐसे में मुसलमानों को क्या कदम उठाना चाहिए जो ये नफरत और ये जो एक झूठ मुसलमानों के खिलाफ परोसा जा रहा है उसे रोका जा सके? इसमें सबसे पहले हमको अपना एक मकसद तय करना पड़ेगा, हमें एक एजेंडा तय करना पड़ेगा और हमने तय करके रखा है कि हम बाबरी मस्जिद के हक से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। आज उनकी हुकूमत है, उनके पास ताकत है, मीडिया है, पूरा सरमाया है, इंतजामिया है, अदालत है, तो वो ये समझ रहे हैं कि हम जिस तरह चाहें लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जुल्म कर सकते हैं और नाहक को हक साबित कर सकते हैं, जुल्म को मुनसिफ इंसाफ बना सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो दस्तूर है, दस्तूर और कानून का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इंशाअल्लाह यही कौम, जो लोग आज इसका मजाक देख रहे हैं, यही कौम खड़े होंगे और खड़े होने के बाद फिर से इस दस्तूर को इंशाअल्लाह मजबूत करेंगे और कानूनी फैसला होगा। इसीलिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने बहुत पहले से, जब से बाबरी मस्जिद का इशू चल रहा था, हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अवाम के अंदर और नई नस्लों के अंदर ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद थी, है और रहेगी कयामत तक। और बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मुसलमानों का मसला नहीं है, बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान की जमहूरियत का मसला है, हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमनी तहजीब का मसला है और हिंदुस्तान के अंदर इस मुल्क में जो सदियों से लोग मिलजुल करके रहते हुए हैं, उस यकजहती को खत्म करने का मसला है। इसलिए बाबरी मस्जिद के मसले को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल ने फैसला किया है कि 9 नवंबर को हम यौम नाइंसाफी मनाएंगे। यौम नाइंसाफी पूरे मुल्क के अंदर हमने मैसेज दिया है और उसके ऊपर हमने जुमा खुतबा दिया है और जुमा खुतबा के जरिए से हम कौम के अंदर बेदारी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बिरादरान वतन है,
जैसे दलित है, आदिवासी है और सिख है, ईसाई है, इन लोगों को जो बेवकूफ बनाया गया है धोखा देकर और मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर खड़ा करके, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को हकीकत मालूम हो जाए। हकीकत ये है कि ये आरएसएस और संघ परिवार के लोग किसी भी एक कम्युनिटी को दुश्मन बना करके अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज मुसलमान है, कल मुसलमान नहीं रहेंगे तो सिख हो जाएंगे, परसों सिख नहीं है तो कम्युनिस्ट हो जाएंगे, कम्युनिस्ट हैं तो ईसाई हो जाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को एक अपना क्या दुश्मन बना करके इसलिए पेश करते हैं ताकि इनको काम करने में आसानी हो, एक दूसरे को लड़ा करके इनको काम करने में आसानी हो। ऐसे वक्त में हम तमाम हिंदुस्तानियों के ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम कानून और दस्तूर की हिफाजत करें। कानून और दस्तूर को जहां भी तोड़ा जाता है वहां पर सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और गैर कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाती है तो जब तक सारे कम्युनिटी के लोग उस पर खड़े नहीं होंगे तब तक वो मसला हल नहीं होगा। एक दूसरा, हम सबको मिल करके एक मुत्तहिदा महाज बनाने की जरूरत है। और मुत्तहिदा महाज का मतलब ये नहीं है कि एक तंजीम बना करके सब लोग उसमें जुड़ जाएं। उसका मतलब ये है कि एक एजेंडा, एक नजरिया सबको देने की जरूरत है कि ये मुल्क हमेशा सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। इस मुल्क के अंदर मजहबी तौर पर और मजहब के तबलीग के तौर पर, आज़ादी इजहार राय के तौर पर, मजहब इख्तियार करने के तौर पर, माशी तौर पर, सियासी तौर पर हमेशा से इख्तियारात रहे हैं। आज भी वो इख्तियारात बाकी हैं और बाकी हमको रखना है। वो रखने के लिए सबको अलग अलग फील्ड में, सिख है तो अपने फील्ड में जैसा काम कर रहे हैं वैसे काम करेंगे, ईसाई है तो वो जिस तरह काम कर रहे हैं काम करेंगे, लेकिन एजेंडा सबका एक होना चाहिए कि इस मुल्क में किसी के ऊपर नाइंसाफी नहीं होने देंगे, इस मुल्क के दस्तूर को हम टूटने नहीं देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, जो मुजाहिदीन आजादी, जंग आजादी में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है वो लोग यही सोच करके दिए थे कि हम चाहे रहे चाहे ना रहे लेकिन हमारी नस्लों को एक आजाद, खुद मुख्तार और इंसाफ वाला और बराबरी वाला मुल्क देंगे। लेकिन आज जो ये संघ परिवार एक जुल्म और तशद्दुद के चंगुल में इस मुल्क को दबोच लिया है, वो उसी आजादी को फिर से छीनने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से अंग्रेजों ने छीना था। हम इंशाअल्लाह इससे आज नहीं तो कल मुल्क को आजाद करेंगे और अपनी नस्लों को एक फिर से वही ख्वाब जो हमारे अकाबरीन ने, असलाफ ने, मुजाहिदीन आजादी ने देखा था, वही हम ख्वाब फिर से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। जी, यूं नाइंसाफी के दिन, कल के दिन ये पूरे मुल्क में मनाया जाएगा बाबरी मस्जिद के साथ जो नाइंसाफी हुई। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल बनता है, क्योंकि 40 दिन तक मैंने पूरी हियरिंग सुनी, उसके बाद जो हुआ रिव्यू पिटीशन में गए, तमाम चीजें जहां जहां प्रोटेस्ट हुए, हर एक चीज को बारीकी से रखा बाबरी मस्जिद को लेकर के। बट कहीं ना कहीं आम जो भारतीय मुसलमान हैं, जो उनकी पीड़ा है, हमारी मस्जिद गई तो गई, पर क्या ये मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए था? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए यानी कि ट्विटर के जरिए अल नासर जो कुवैत के एक बहुत बड़े वकील हैं, वो लगातार सवाल कर रहे हैं। जो मुस्लिम फरीक थे जैसे जफरयाब जिलानी साहब हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इसी के साथ जमीयत उलमाए हिंद, तमाम लोगों के नाम उन्होंने लिए और साफ तौर पर कहा कि आप हमें दस्तावेज दीजिए, हम इस मुद्दे को यूएनओ और इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने के लिए तैयार हैं, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चूक कहां हो रही है, क्यों और इंटरनेशनल कोर्ट में जाने से बचा जा रहा है? और अब जो समय आ गया है, क्या अभी भी तू मैं करने का समय है? जो एक मुद्दा मिलेगा, जो मुद्दा गरमा करके मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस सिलसिले में हम लोगों को गुमराह कुन बयानात का शिकार नहीं होना चाहिए और जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं उस निशाने से भी हमको बचने की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हियरिंग के अंदर या जमीयत उलमाए हिंद ने जो केस मुकदमा लड़े हैं उसके अंदर कोई भी कमी कोताही नहीं की गई है। ये कमी कोताही दरअसल मुंसिफ ने की है। फैसला जो हुआ है, इस फैसले के अंदर असल में कमी कोताही हुई है, जैसे कि मैंने पहले बताया। जहां तक बात रही इसको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ले जाने की, तो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर ले जाने के लिए सबसे पहले हमको वो दफात चाहिए जिसकी बुनियाद पर हम इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकते हैं। ये जो मुबज्जिल अश-शरीक एक वकील जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, कुवैत के वकील, इन्होंने बहुत सारे एक सोशल मीडिया के ऊपर अपनी बहुत सारी बातें वायरल की है और पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम भी उन्होंने खत लिखा है, लेकिन उस खत के अंदर एक तो ऑथेंटिक खत नहीं है, फिर भी हम उनका ही मान लेते हैं, फिर भी उन्होंने कोई ऐसा एक सबूत नहीं दिया है, दलील नहीं दिया कि इस बुनियाद पर हम इसको केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जा सकते हैं।
एक दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट में किसी भी मसले को ले जाना मसले का हल नहीं है। असल मसले का हल ये है कि ये हमारे मुल्क का मसला है। अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाते हैं तो एक ही झटके में इसको निकाल दिया जा सकता है कि ये आपके मुल्क का मसला है, उधर हल करना है। अगर इस तरह का, ऐसा बहुत सारे केस के बारे में हो चुका है। अगर इस तरह का मसला होता है तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रुसवाई की बात होगी। हम लोग मुसलमान हैं और जो यहाँ के देशवासी हैं, हम सब भाई हैं आपस में। लेकिन जब इंसाफ की बात होती है तो हमारे सामने हक और बातिल दो ही चीज सामने रहनी चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है। वो हमारा भाई भी है तो भी, मुजरिम है तो मुजरिम ही बोलना है। वो हमारा कोई नहीं है, दुश्मन है, लेकिन वो गुनाहगार नहीं है तो भी उसको हम गुनहगार नहीं बोल सकते हैं। ये है असल मसला। इस मुल्क के अंदर 1-2 हजार नहीं, 3% ही लोग नहीं है। जैसे कि संघ परिवार 3% है। ये जो वावेला मचा रहे हैं और झूठ बोल करके, झूठ फैला करके लोगों को धोखा दे रहे हैं और झूठ फैला कर सियासत कर रहे हैं। ये जो लोग सिर्फ इतने ही लोग नहीं हैं, इनके अलावा जो 125 करोड़ इंडियंस हैं, इन लोगों का फरीजा ये है कि इस केस को आप आवामी अदालत में पेश करें। आलमी अदालत की जरूरत नहीं है, आवामी अदालत के अंदर रखना है, आम लोगों के सामने रखना है कि ये मैटर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को कबूल किया है। क्या ये फैसला इन चीजों की रोशनी में सही है या गलत है? अगर सही है कबूल करना है, अगर गलत है और जैसा कि हकीकत में गलत है तो यहाँ के अवाम का वो फैसला होना चाहिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान के वजूद का मसला है, ये हिंदुस्तान के जनरेशन का मसला है, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का मसला है। इसलिए जहां तक इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की बात है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका जवाब दिया है। और जफरयाब जिलानी के बारे में आपने बताया है, उन्होंने भी पर्सनल ईमेल पे उनको पूछा है, सवालात पूछा है किस बुनियाद पर हम ले जा सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि इतने दिन 1992 से 1949 से ये मसला चल रहा था और 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद शहीद की गई, उससे 28 साल तक ये मसला अदालत में चलता रहा। लेकिन इस बीच में किसी भी मुल्क के कोई भी वकील इसके अंदर दखलंदाजी नहीं किए और अचानक फैसला होने के बाद इस तरह की बात आई है, वो भी एक जगह से अगर बात आती है तो यकीनन वो काबिल इत्तेफाक नहीं है। और जिन लोगों ने फैसला किया है इसको इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं ले जाने का, उन्होंने बसीरत के साथ ही फैसला किया है। तो मुफ्ती हनीफ अहरार कासमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि कल यौम नाइंसाफी का दिन है। 9 नवंबर के दिन जो फैसला आया और उन फैसलों के बाद तमाम जो भारतीय मुसलमान हैं उनका एक सवाल था कि क्या नदीम इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जा सकता है। तो आप लोगों को जवाब मिल चुका है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के वजूद का सवाल है और हिंदुस्तान के वजूद पर जब भी सवाल होगा तो आम भारतीय बनकर के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो अपने हिंदुस्तान के लिए खड़ा होगा। जो एक मैसेज आज ये दिया गया इस मंच के जरिए, क्योंकि इस मंच के बारे में जब भी बताया जाएगा तो एक नेगेटिविटी पेश करके छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी, पर असलियत जानने की कोशिश कोई नहीं करेगा।